Hello friends, welcome back to Law in Detail. Today we'll be discussing about a very important topic. आज हम समझेंगे कि वैलिड मैरिज के केसेस में voidable marriages की वाइफ how can they claim maintenance under section 125. We'll also see maintenance claimed by divorced women. Okay, so the divorced women, especially we'll study about Muslim divorced women. We'll also see how maintenance can be claimed by a woman in live-in relationship along with the landmark case laws. So let's move forward. आइए देखते हैं सेक्शन 125 क्या कहता है. सेक्शन 125 is saying order for maintenance of wives, children and parents. So चूँकि इस वीडियो में we are only covering for the wives, so we'll focus only on that aspect. सो यहाँ पे जो वर्ड है वाइफ नहीं लिखा, वाइफ्स लिखा है. सो व्हाट डज दिस चेंज मीन्स? वो वाइफ ने लिखकर वाइफ्स इसलिए लिखा है बिकॉज इफ़ योर पर्सनल लॉ इज़ अलाउइंग टू हैव मोर देन वन वाइफ, तो फिर वो सारी ही वाइफ्स भी क्लेम कर सकती हैं 125 में. नाउ एक क्वेश्चन अराइज करता है कि कौन से पर्सनल लॉ में एक से ज़्यादा वाइफ्स अलाउड हैं? So it is obviously the Muslim personal laws जिसमें polygamy up to 4 wives is allowed. तो wives here ये बहुत ही broad connotation है wife की जो हम आगे धीरे धीरे समझेंगे. ओके, अब देखो let's read the first clause. It is saying if any person having sufficient means. तो since अभी हम बस wife के respect में पढ़ रहे हैं तो any person कौन होगा wife के respect में? Any person would only be the husband. तो अगर husband के पास sufficient means है, still the husband is neglecting or refusing to maintain his wife, unable to maintain herself. देखो, section 125 is not giving maintenance to all the wives. It is specially laying down a condition that the wife must be unable to maintain herself, then only she can claim or get an order of maintenance under section 125. अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो वाइफ है ना, it has a very broad connotation under section 125. तो आइए समझते हैं कि what does wife mean. So definition of wife has been provided in the explanation to clause B of section 125 clause 1. देखते हैं explanation में क्या बोलता है, फिर हम केस लॉस के थ्रू भी समझेंगे हाउ द वर्ड वाइफ हैज़ बीन इंटरप्रेटेड बाय द वेरियस कोर्ट्स. सो यहाँ पे बोल रहा है वाइफ इंक्लूड्स. तो इंक्लूड से हमें क्या समझ में आ रहा है? ये जो डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है. तो वाइफ इंक्लूड्स का मतलब है अपार्ट फ्रॉम लीगली वेडेड वाइफ. और कौन कौन सी वाइफ इंक्लूडेड रहेंगी? वाइफ में इंक्लूडेड रहेंगी अ वुमेन हु हैज़ बीन डिवोर्स्ड बाय, मतलब और हैज़ ऑब्टेन्ड अ डिवोर्स फ्रॉम अ हस्बैंड, जिसने खुद डिवोर्स ले लिया अपने हस्बैंड से या फिर जिसको हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया है. दोनों ही टाइप की डिवोर्स वाइफ इंक्लूडेड रहेंगी. अब आप पूछोगे डिवोर्स खुद ले लिया कहाँ पे ले सकते हैं? ऑब्वियसली हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन है जहाँ पे फॉल्ट थ्योरी के बेसिस पे, हस्बैंड की फॉल्ट के बेसिस पे अंडर सेक्शन 13 द वाइफ कैन क्लेम डिवोर्स. वैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में देयर आर वेरियस प्रोविजंस जहाँ पे खुला होता है, तलाक़े तवीज़ होती है, जहाँ पर भी वाइफ डिवोर्स ले सकती हैं हस्बैंड से, है ना. तो ये उन वाइफ्स की बात कर रहा है, ये जो पहला पार्ट है ये उन वाइफ्स की बात कर रहा है जिन्होंने खुद डिवोर्स ले लिया अपने हस्बैंड से. और ये और के बाद जो पार्ट है ये उन वाइफ्स की बात कर रहा है जिनको उनके हस्बैंड्स ने डिवोर्स दे दिया है. सो चाहे आपने डिवोर्स लिया है या आपको डिवोर्स मिल गया है बीइंग अ वाइफ एंड यू हैव नॉट रीमैरिड, दिस इज़ द मेन कंडीशन. तो अगर आप डिवोर्सी हो एंड यू आर नॉट मैरिड and you are unable to maintain yourself, then the husband is bound to maintain you. अब देखो यहाँ पे वर्ड नॉट रीमैरिड क्यों लिखा? क्योंकि ऑब्वियसली नो, अगर एक डिवोर्स वाइफ की वापस शादी हो जाती है, इफ़ शी इज़ अगेन मैरिड, तो लाइबिलिटी किसकी होगी मेंटेन करने की? द लाइबिलिटी टू मेंटेन हर विल फॉल ऑन द नेक्स्ट हस्बैंड, सेकेंड हस्बैंड जिससे उसकी शादी हुई है. ओके,
तो इसीलिए फॉर्मर हस्बैंड बाउंड नहीं होगा मेंटेन करने के लिए इफ़ शी इज़ रीमैरिड। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जो वाइफ की डेफिनेशन इन द एक्सप्लेनेशन, इट इज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन स्टेटिंग दैट इवन डिवोर्स्ड वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस इफ शी हैज़ नॉट रीमैरिड अपार्ट फ्रॉम लीगली वेडेड वाइफ, है ना। तो लीगली वेडेड वाइफ को छोड़कर डिवोर्स वाइफ जिसने वापस से शादी नहीं करी है वो भी मेंटेनेंस मांग सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वाइफ की एज क्या होनी चाहिए अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगने की। तो वाइफ कैन बी ऑफ एनी एज, मेजर और माइनर। देखो, देयर आर सर्टेन लॉज जहाँ पे अ चाइल्ड मैरिज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड और वॉइडेबल, बट उनको छोड़कर, है ना, उनको छोड़कर भी अगर वाइफ है उसकी, ओके, दे इंटेल सर्टन पनिशमेंट, बट अगर चाइल्ड मैरिज भी हुई है स्टिल शी इज़ द वाइफ ऑफ द हस्बैंड एंड द हस्बैंड इज़ लाइबल एंड बाउंड टू मेंटेन द वाइफ इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर शी इज़ अ माइनर और शी इज़ अ मेजर। ठीक है, तो हस्बैंड की लाइबिलिटी बन जाती है बाय वर्च्यू ऑफ द मैरिज विद द वाइफ टू मेंटेन हर। देखो, अब नेक्स्ट जो हमने बोला है कि अनेबल होनी चाहिए मेंटेन करने की, तभी शी कैन क्लेम मेंटेनेंस। अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ का मतलब है कि उसके पास उतने मीन्स नहीं होने चाहिए, है ना। अगर उसके पास सफिशिएंट मीन्स है, शी इज़ अर्निंग, बहुत अच्छा अर्न कर रही है, मेंटेन कर पा रही है, तो 125 में मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, है ना। उसको तभी मिलेगी जब शी इज़ नॉट एबल टू मेंटेन हर सेल्फ। लेकिन नॉट एबल का ये मतलब नहीं है, इट कैन नॉट बी कंस्ट्रूड दैट शी शुड बी एब्सोल्यूट डेस्टिट्यूट एंड शुड बी ऑन द स्ट्रीट्स। समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि एकदम उसकी खराब हालत हो जाए तभी वो 125 में आ सकती है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, अगर उसको एक वाइफ का मेंटेनेंस उसी क्वांटम में मिलना होना चाहिए द स्टैंडर्ड विच शी एंजॉयड जब उसकी हस्बैंड के साथ शादी हुई थी, ओके, और वो साथ में रहते थे, तो स्टैंडर्ड विच द हस्बैंड यूज टू प्रोवाइड हर विथ, उसी सेम स्टैंडर्ड का मेंटेनेंस, उसी सेम क्वांटम का मेंटेनेंस उसको मिलेगा। एंड इट शुड नॉट बी अ मैटर कि वो पूरी की पूरी डेस्टिट्यूट हो जाए, स्ट्रीट्स पे रहने लगे, कपड़े फटे पहने, टैटर्ड क्लोथ्स में हो, तभी जाके उसको मेंटेनेंस मिलेगा, है ना। अनेबल टू मेंटेन का ये मतलब नहीं है। इसको हम आगे और भी अच्छे से समझेंगे केस लॉज के थ्रू। आइए देखते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहता है मैरिज का। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो मेंटेनेंस मांगने ही कौन जा रहा है, तो वाइफ इज गोइंग टू क्लेम मेंटेनेंस ना। तो जो मांगने जाएगा मेंटेनेंस, ऑब्वियसली द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई अपॉन दैट पर्सन, सो द कोर्ट विल एक्सपेक्ट द पिटिशनर वाइफ टू प्रूव हर लॉफुल मैरिज, है ना, कि तुम प्रूव करोगे यू आर मैरिड विद द रिस्पोंडेंट। लेकिन ये बर्डन को स्ट्रिक्ट नहीं रखा गया। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि वाई, क्यों कोर्ट ने ये बर्डन ऑफ प्रूविंग द लॉफुल मैरिज इसको स्ट्रिक्ट नहीं रखा, द रीज़न बीन, क्योंकि देखो पहले के टाइम्स में क्या होते थे ना कि बहुत सारी ऐसी शादियां होती थी जहां पर फोटोग्राफर्स ना हो, कार्ड प्रिंट ना हो प्रॉपर्ली, ठीक है। तो पहले के टाइम पे द टेक्नोलॉजी वाज नॉट सच, ठीक है। तो मे बी उनके पास अभी तक कार्ड्स ना हो, फोटोग्राफ्स ना हो, डेट ऑफ मैरिज अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो इस केस में अगर वाइफ प्रूव नहीं कर पाई स्ट्रिक्टली, तो उसकी जो क्लेम जो है मेंटेनेंस की, दैट विल बी डिफीटेड, राइट। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उसकी वेग्रेंसी और डेस्टिट्यूशन ना हो जाए, उससे प्रेजुडिस ना कॉज हो जाए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए द बर्डन हैज़ बीन केप्ट नॉट स्ट्रिक्ट। समझ रहे हो ना, उसको उतना स्ट्रिक्ट नहीं रखा गया, बर्डन काफ़ी लिबरल है, काफ़ी ईजी है। तो रादर वाइफ को स्ट्रिक्टली अपना मैरिज ना प्रूव करके शी हैज़ टू प्रूव प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी एविडेंस जैसे कि वो अपने ये प्रूफ कर दे कि एक लॉन्ग टाइम से दे वर कोहैबिटिंग विथ ईच अदर, है ना, और सोसाइटी उनको हस्बैंड एंड वाइफ की तरह समझती थी। जितने भी जैसे उनके बच्चों के एडमिशन फॉर्म्स हैं, कहीं भी हस्बैंड वाइफ के सिग्नेचर्स चाहिए तो वो उनके आपस के सिग्नेचर्स थे, है ना। तो ये सारी चीज़ से अगर वो अपना प्राइमा फेसी एविडेंस से प्रूव कर दे तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन रेज कर लेगा कि अ मैरिज एग्जिस्ट्स
और अगर हस्बैंड डिनाई कर रहा है इस चीज़ को कि नो, आई एम नॉट हर हस्बैंड, वो मुझसे लॉफुली मैरिड नहीं है, तो बर्डन ऑफ रिबटिंग द लॉफुल मैरिज वुड ऑब्वियसली लाई ऑन द हस्बैंड. सो आप ये समझ गए हो कि बर्डन ऑफ प्रूफ वाइफ पे रहता है. इट इज़ नॉट एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ. शी कैन इवन प्रूव इट बाय वे ऑफ प्राइमा फेसी एविडेंस. और अगर उसने प्रूफ कर दिया तो कोर्ट एक प्रिजम्पशन रेज कर लेगी और उस प्रिजम्पशन को रिबट करने का जो पावर होगा, ठीक है, जो रिबट करने की ड्यूटी होगी, दैट विल लाई अपॉन द हस्बैंड. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कि वाइफ में व्हाट ऑल काइंड्स ऑफ वाइफ आर इंक्लूडेड. वाइफ में, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वाइफ मीन्स अ वाइफ ऑफ लॉफुल मैरिज. ओके, सो वाइफ का यहाँ पे क्या मतलब है? वाइफ ऑफ लॉफुल मैरिज. ओके, सो वाइफ मीन्स वाइफ ऑफ लॉफुल मैरिज. And the next thing is, as I've already told you, wife also includes divorced wife who is not remarried. Okay? अब देखो, जो केस लॉज के थ्रू इंटरप्रिटेशंस आई है ना वेरियस कोड्स की, उसमें वाइफ ऑफ वॉइड मैरिज, वाइफ ऑफ वॉइडेबल मैरिजेस एंड वुमेन हु इज लिविंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप विद द मैन, इन तीनों ही टाइप की वुमेन को भी मेंटेनेंस मिल गया है अंडर सेक्शन 25 ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड. तो आई होप यू गेट इट. इनको तो मिल रहा है, बट दीज थ्री आर गेटिंग ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड. अब हम इसको एक एक करके आगे डिटेल में समझेंगे. तो देखो, सबसे पहले आता है मेंटेनेंस इन केस ऑफ लीगली वेडेड वाइफ, है ना. तो लीगली वेडेड वाइफ, अब देखो, the Supreme Court in Yamuna by अंतराव आधव वर्सेस अंतराव शिवराम आधव ने क्या कहा? इसने कहा कि 125 में जो वर्ड वाइफ है ना, वो जनरली मीन करता है लीगली वेडेड वाइफ. और लीगैलिटी ऑफ मैरिज कैसे आप डिटरमाइन करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल लॉज. फॉर एग्जाम्पल, इफ द पार्टीज आर हिंदू, वाइफ बोल रही है कि मैं इससे लॉफुली मैरिड हूँ, तो अगर मान लो आइदर ऑफ द पार्टी में सप्तपति एक इम्पॉर्टेंट सेरेमनी होगी, तो कोर्ट को ये चेक करना पड़ेगा कि वेदर दे हैव गॉन थ्रू दिस सेरेमनी और नॉट, है ना. अगर ये सेरेमनी उन्होंने फुलफिल करी है तब भी एक वैलिड मैरिज होगी, अगर नहीं फुलफिल करी है तो नहीं होगी. वैसे ही मुस्लिम्स में देयर विल बी सर्टेन कंडीशंस, उनके पर्सनल लॉज सर्टेन सेरेमनीज प्रिस्क्राइब करते होंगे, क्रिश्चियंस में प्रिस्क्राइब करते होंगे. तो वैलिड मैरिज प्रूफ करना है 125 के अंदर, लेकिन वो वैलिड है या नहीं ये चेक होगी ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल लॉज. ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस इन केस ऑफ वॉइड मैरिजेस. अब वॉइड मैरिजेस के केस में क्या बोला गया? देयर हैज बीन अ सी चेंज इन द लॉ ऑफ वॉइड मैरिजेस. तो पहले कुछ और था, आज के टाइम पे सर्टेन एक्सेप्शंस हैव बीन क्रिएटेड. सो पहले के टाइम पे ना वॉइड मैरिजेस की वाइफ को सेक्शन 125 में मेंटेनेंस नहीं मिलता था. दे वर नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम इट. ओके, सो एंड इवन इफ द हस्बैंड न्यू, इन सविताबाई सोमाबाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, वेरी लैंडमार्क केस. ओके, सो इस केस में बोला गया कि अगर हस्बैंड को पता था ना कि वो जब शादी कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है, उसको पता था कि ये मेरी दूसरी शादी है, बाइगामस मैरिज है, तो वॉइड होगी. स्टिल इस्टॉपल उस पर नहीं लगता था और उसे मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं होती थी वाइफ को. ओके, आप ये समझ रहे हो ना हाउ रॉन्ग इट इज. यहां पे एक तरीके से हस्बैंड इज कमिटिंग अ फ्रॉड विद द सेकेंड वाइफ. वो ड्यूप कर रहा है सेकेंड वाइफ को, उसको पता है कि मेरी दूसरी मैरिज है और उसको प्रॉमिस कर रहा है मेंटेन करने के लिए, फिर भी उस पर इस्टॉपल नहीं लगता था एंड ही वॉज नॉट बाउंड टू मेंटेन द मैरिज ऑफ वॉइड वाइफ अंडर सेक्शन 125. ओके, आई होप ये क्लियर है आपको. देखो, इस्टॉपल क्या होता है, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, ये मैं आपको समझा दूं. इस्टॉपल इज बेसिकली कोई भी एक्ट और कोई भी रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टी
which influences the other party to change their position. और अगर दूसरी पार्टी ने अपनी पोजीशन चेंज की है ना, तो पहले वाले पार्टी को cannot retract from the acts और cannot retract from the words. यहाँ पे हस्बैंड ने दूसरी शादी की और हस्बैंड ने नहीं बताया कि मैं वॉइड मैरिज, ये मेरी दूसरी शादी है, उसने प्रॉमिस किया मेंटेन करने के लिए, फिर भी उस पर स्टॉपल नहीं लगेगा. और क्यों नहीं लगेगा? द रीजन बीइंग दैट स्टॉपल अप्लाइज ओनली अपॉन फैक्ट्स एंड नॉट लॉ. और लॉ बोलता है कि मेंटेनेंस किसको मिलनी चाहिए? बस लीगली मैरिड वाइफ को. ठीक है, ये समझ रहे हो ना? तो लॉ बोलता है कि मेंटेनेंस लीगली मैरिड वाइफ को मिलनी चाहिए. तो भले ही हस्बैंड ने जानबूझकर दूसरी शादी की, फिर भी उस पर स्टॉपल नहीं लगता था और सेकेंड मैरिज की वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलता था. आई होप ये क्लियर है. लेकिन देखो, दिस वाज दिस केस ना, ये पहले अर्लियर होता था. अब द लॉ हैज चेंज्ड अ बिट स्लाइटली, और अब देखो सर्टन कंडीशंस में मिल जाती हैं. तो नाउ लेट्स रीड. The changes have been brought by a very landmark case of बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे. इसमें बोला गया कि अगर हस्बैंड नोइंगली गेट्स इनटू अ सेकंड बाइगैमस मैरिज, अगर वो दूसरी शादी करता है जानते हुए कि मेरी दूसरी शादी है, और जो सेकंड कंडीशन है, वाइफ इज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ हिज फर्स्ट मैरिज. ओके, वाइफ को नहीं पता कि ये उसकी ऑलरेडी पहले से फर्स्ट मैरिज हो चुकी है, तो हस्बैंड बाउंड हो जाएगा मेंटेनेंस देने के लिए अंडर सेक्शन 125, है ना. टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड. हस्बैंड को पता होनी चाहिए कि मेरी सेकंड बाइगैमस मैरिज है, और वाइफ शुड बी अनअवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ हिज फर्स्ट मैरिज. तो हस्बैंड विल बी बाउंड टू गिव मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125, दो इट इज अ वॉइड मैरिज, दो द सेकंड मैरिज इज अ वॉइड मैरिज. क्यों ऐसा हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस. इक्विटी करने के लिए, क्योंकि यहां पे हस्बैंड इज कमिटिंग अ फ्रॉड विद द वाइफ, ही इज ड्यूपिंग द वाइफ. तो यहां पर इक्विटी करने के लिए द हस्बैंड विल बी बाउंड टू मेंटेन. ओके, इक्विटी करने के लिए. एंड द सेकेंड रीजन बीइंग, पर्सन कैन नॉट बी अलाउड टू टेक बेनिफिट ऑफ हिज own wrong. Okay, now let's move forward. अब देखो हम voidable marriages के इस केस में पढ़ेंगे. voidable marriages क्या होती हैं? तो voidable marriages समझो, under certain conditions, no, what happens under the personal laws, अगर कुछ conditions को fulfill करते हैं, तो जब marriage किया गया है ना, तो marriage आपकी voidable marriages are those marriage basically which remain valid unless and until it is annulled or cancelled. तो यहाँ पे आपकी शादी हुई, ओके, यहाँ पे जाके आपने annulment करा लिया, शादी को annul करा लिया, ओके. तो इस पूरे ड्यूरेशन में नो मैरिज विल बी वैलिड, इट विल बी कंसिडर्ड वैलिड. लेकिन जैसे ही annul हो गई, फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स, ये मैरिज विल बी कंसिडर्ड एज void. ओके, इसी को हम बोलते हैं voidable marriages. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. अब देखो, जब तक ये मैरिज वैलिड है ना, इन दिस ड्यूरेशन, तब तक तो आप ऑब्वियसली द वाइफ कैन गो अंडर सेक्शन 125 टू क्लेम मेंटेनेंस. ओके, प्रॉब्लम ये आती है कि एक बार अनलमेंट हो गई इस voidable शादी की, ठीक है, अनल हो गया, नाउ इट हैज बिकम void. तो अब क्या वाइफ ऑफ voidable मैरिज चाहे तो इस ड्यूरेशन के लिए वो मेंटेनेंस ले सकती है या नहीं ले सकती है. ठीक है, इशू समझ गए हो ना? चलो, नाउ लेट्स रीड. इन सच केसेस द मैरिज इज वैलिड अंटिल इट इज अवॉइडेड. सो मेंटेनेंस कैन बी क्लेम बाय द वाइफ अंडर सेक्शन 125. यहाँ पर है ना, यहाँ से यहाँ तक. Once such voidable marriages are voided, annulled, thereafter it becomes void. तो यहाँ पे ना चेंजेस आए हैं. यहाँ पे पहले जो रूल था ना, अर्लियर ये रूल था कि नहीं क्लेम कर सकते हो मेंटेनेंस,
लेकिन नाउ द रूल हैज़ बीन रिलैक्स्ड। और अब क्या रूल है देखते हैं। तो अब जो रूल है वो चेंज हुआ है इन द ईयर 2019 बाय द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन टी.के. सुंदरम वर्सेस पी. नाजमा बिंदु। इसमें भी ना ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है जो कि हमने बादशाह वर्सेस बादशाह के केस में पढ़ी है। इसमें भी अगर हस्बैंड ने ड्यूप किया अपनी वाइफ को एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द मैरिज, ये पहला कंडीशन है। मतलब हस्बैंड ने फ्रॉड कमिट किया है, बातें छुपाई हैं, कंसील किया है ना, एंड हैज हिडन सम मटेरियल फैक्ट फ्रॉम हर वाइफ। ठीक है, जो इस मटेरियल फैक्ट की वजह से शादी वॉइडेबल हो जाती। ओके है ना, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग वॉइडेबल कब कब होती है शादी, है ना, कब वॉइडेबल होती है? जब वाइफ प्रेग्नेंट हो एट द टाइम ऑफ मैरिज फ्रॉम अनदर मैन, जब पार्टीज इंपॉर्टेंट हो, है ना, अनसाउंड हो एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो ये सब मटेरियल फैक्ट आपने हाइड कर लिया जिससे शादी वॉइडेबल हो जाती, नहीं बताई आपने, ड्यूप कर लिया वाइफ को, देन इवन आफ्टर अवॉइडिंग सच मैरिज वाइफ फिर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ओके है ना, समझ गए? जब तक वैलिड है तब तक तो आराम से क्लेम कर सकते हो। जब वॉइड हो गया, अर्लियर द रूल वाज इस ड्यूरेशन में यू कैन नॉट क्लेम अंडर 125, बट नाउ द रूल हैज बीन, आप दो कंडीशंस चेक करोगे, वेदर द हस्बैंड हैज ड्यूप्ड द वाइफ, मतलब मटेरियल फैक्ट्स हाइड किए हैं या नहीं किए, और अगर हाइड किए हैं मतलब वाइफ को पता नहीं था, वाइफ वाज अनअवेयर ऑफ दीज मटेरियल फैक्ट्स, है ना, और बाद में वो शादी अपनी वॉइडेबल करा लेती है इस ग्राउंड पे, स्टिल शी इज एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। देखो ये आगे और क्लियर होगा आपका जब हम इस केस के फैक्ट समझ लेंगे। देखो अब फैक्ट्स क्या बोलता है, टी.के. सुंदरम वर्सेस पी. नाजिमा बिंदु में हस्बैंड आपका इंपॉर्टेंट था। इंपोर्टेंसी एक ग्राउंड है वॉइड मैरिज ऑफ अ वॉइडेबल मैरिज, है ना, तो इंपोर्टेंसी इज अ ग्राउंड ऑफ वॉइडेबल मैरिज, आप अपनी शादी को अनल करा सकते हो। तो इंपॉर्टेंट था और उसने अपनी वाइफ से ये फैक्ट छुपाया एट द टाइम ऑफ मैरिज। सो बेसिकली जो शादी हुई उनके बीच में वॉइडेबल मैरिज है। वाइफ को जब पता चला शी गॉट द मैरिज अनल्ड, और अनलमेंट के बाद शी इज क्लेमिंग मेंटेनेंस। अब हस्बैंड बोलता है कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा बिकॉज ये शादी तो वॉइडेबल मैरिज है ना, वॉइड वैलिड मैरिज तो है नहीं। कोर्ट ने मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया, व्हाई? बिकॉज द हस्बैंड हैज ड्यूप्ड and he cannot take benefit of his own wrong. So even after annulment, wife is entitled to claim maintenance. Okay? अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाइफ टर्म में डिवोर्स्ड वाइफ जिसने शादी नहीं की है वो भी क्यों इंक्लूडेड है? देखो जिसने शादी कर ली है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, उसको हमने एक्सक्लूड इसलिए कर दिया है बिकॉज द सेकेंड हस्बैंड जो अभी उसका करंट हस्बैंड है ही विल बी बाउंड टू मेंटेन एंड नॉट द फॉर्मर हस्बैंड। लेकिन जो नहीं रीमैरिड है उसको हमने भी क्यों इंक्लूड कर लिया वाइफ के टर्म में? बिकॉज नहीं इंक्लूड करेंगे तो मे बी वो वेग्रेंट हो जाए, डेस्टिट्यूट हो जाए। दूसरा चीज है कि हस्बैंड क्या करेंगे, हस्बैंड इन ऑर्डर टू अवॉइड गिविंग मेंटेनेंस टू द वाइफ, है ना, ताकि मेंटेनेंस ना देना पड़े, वो वाइफ्स को डिवोर्स कर देंगे अंडर द पर्सनल लॉज। समझ रहे हो ना? सो दिस विल बी अ ट्रिक, दिस विल बी अ लूप होल। अगर ये वर्ड नहीं इंक्लूड होता तो ये लूप होल का फायदा लोग उठाते, हस्बैंड्स उठाते और अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देते। इसीलिए एक्सप्लेनेशन में सोशल जस्टिस को सिक्योर करने के लिए, वेग्रेंसी डेस्टिट्यूशन को पाने के लिए, हस्बैंड की इस टेंडेंसी को कि वो फ्रस्ट्रेट ना कर पाए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए अ डिवोर्स वाइफ हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या एक मुस्लिम वाइफ आफ्टर डिवोर्स क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125? ठीक है, देखो मुस्लिम्स में ना जो तलाक होता है उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे उनकी शादी हुई, यहाँ पे उनका तलाक हुआ, फिर जनरली उनमें इद्दत पीरियड फॉलो करना पड़ता है ना,
और तब जाके यहाँ पे तलाक फाइनल होता है। सो बेसिकली ये इद्दत पीरियड भी होता है। तो अब ये इशू क्यों आया कि मुस्लिम वाइफ आफ्टर डिवोर्स क्लेम मेंटेनेंस अंडर 125? बिकॉज देखो 125 इफ यू नो इट इज अ सेक्युलर प्रोविजन। 125 एक सेक्युलर प्रोविजन है। इट इज अप्लाइंग ऑन वुमेन ऑफ ऑल रिलीजन, वेदर इट बी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू, एनी वुमेन कैन क्लेम मेंटेनेंस प्रोवाइडेड कि वो लीगली मैरिड वाइफ हो, डिवोर्स्ड वाइफ हो, तो डिवोर्स्ड वाइफ भी क्लेम कर सकती हैं। तो ये क्वेश्चन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 125 तो अलाउ करता है लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। बिकॉज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलता है कि हस्बैंड्स आर बाउंड टू मेंटेन द वाइफ ओनली टिल द पीरियड ऑफ इद्दत। इद्दत के बाद क्या होगा वाइफ जाने। इट इज साइलेंट अपॉन इट। इद्दत के बाद क्या होगा वो साइलेंट है। इद्दत कंप्लीट होने पे डिवोर्स फाइनल हो जाता है, उसके बाद क्या होगा वो साइलेंट है। 125 तो बोल रहा है कि मेंटेनेंस ले सकते हो लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ इज साइलेंट एंड henceforth दिस इशू बिकम्स इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड। तो ये इशू अराइज हुआ था इन द लैंडमार्क केस ऑफ मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला कि हस्बैंड इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन द डिवोर्स वाइफ ओनली टिल द पीरियड ऑफ इद्दत, बस यहीं तक। इट इज साइलेंट upon the situation wherein such wife is unable to maintain herself after the period of iddat। यहां पर क्या होगा इस बात को लेकर साइलेंट है अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है कि therefore the court concluded कि if divorced wife is able to maintain herself, तो कोर्ट ने कंक्लूड किया कि चलो यहाँ पर उनका इद्दत स्टार्ट होता है ना, और यहाँ तक उनका इद्दत कंटिन्यू होता है ना, ये पूरा इद्दत पीरियड है, मतलब ये डिवोर्स फाइनल हो गया अब आपका। तो चूंकि यहाँ तक तो मुस्लिम पर्सनल अलाउ कर रहा है बट इसके बाद अलाउ नहीं कर रहा है ना, इट इज साइलेंट। तो अगर इस पीरियड में इफ द डिवोर्स वाइफ इज एबल टू मेंटेन, तब तो हस्बैंड की लाइबिलिटी इद्दत तक ही सीज कर जाएगी, है ना, क्योंकि वो मेंटेन कर पा रही है खुद को। लेकिन अगर वो इस दौरान नहीं मेंटेन कर पा रही है खुद को, देन हस्बैंड की लाइबिलिटी डज नॉट सीज, रादर शी इज इंटाइटल्ड टू रिकोर्स टू सेक्शन 125। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नहीं कर पा रही है ना, तो फिर भी वो वाइफ 125 में आ सकती है, मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से, है ना। दो मुस्लिम पर्सनल लॉ बस इद्दत तक की बात कर रहा है इसलिए। ठीक है, अब देखो तो शाहबानो केस ने बोल दिया ना कि इद्दत के बाद भी मुस्लिम वाइफ कैन कम एंड क्लेम अंडर 125। सो देयर वाज अ ह्यूज अप्रोर। अब कौन प्रोटेस्ट करने लगे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सारे प्रोटेस्ट करने लगे कि दैट दिस इज गोइंग अगेंस्ट अ रिलीजन, ये हमारे पर्सनल लॉज के अगेंस्ट जा रहा है। ओके, देयर वाज ह्यूज प्रोटेस्ट। सो बेसिकली उस टाइम थी राजीव गांधी गवर्नमेंट। सो राजीव गांधी गवर्नमेंट को मजबूरी में 1986 में एक लॉ पास करना पड़ा विच इज टाइटल्ड एज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। और उसमें उन्होंने फिर से क्या बोल दिया, और उसमें उन्होंने बोला दैट मुस्लिम हस्बैंड्स आर लायबल टू मेंटेन ओनली टिल इद्दत, वही पुरानी बात। और इद्दत के बाद भी अगर नहीं मेंटेन कर पा रही है तो उसको मेंटेन करेंगे उसके रिलेटिव्स और वक्फ बोर्ड। अब ये देखो, ये जो चीज पास हो गई है ना, ओनली टिल इद्दत वाली बात, है ना, ये तो फिर शाहबानो जजमेंट के अगेंस्ट हो गई, है ना। तो इसीलिए फिर डैनियल लतीफ़ी जो कि एक एडवोकेट थे शाहबानो केस के, उन्होंने फिर से इस एक्ट को 1986 एक्ट को चैलेंज कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अन इस्लामिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, अब प्रॉब्लम क्या थी, क्यों बोल रहे थे कि अन इस्लामिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? प्रॉब्लम ये थी, इट वॉज लेड डाउन दैट द हस्बैंड हैड टू मेक रीजनेबल
एंड फेयर प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत। अब ये जो वर्ड विद इन है, इससे ऐसा लग रहा था ना कि वर्ड विद इन को जानबूझकर यूज किया गया है रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि मुस्लिम डिवोर्स वुमेन क्लेम ना कर पाए मेंटेनेंस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इद्दत, है ना, क्योंकि वर्ड विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत लिख दिया गया। प्रॉब्लम ये थी कि शाह बानो केस ने जजमेंट में कुछ और सुनाया, एक्ट पास करके आपने वही वापस से चीज कर दी विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत, है ना, और रिस्ट्रिक्ट कर दिया मुस्लिम वाइफ को। समझ गए? तो फिर अब डैनियल लतीफी में अब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक किया जा रहा था। इट इज अ 2001 जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो कोर्ट ने बोला दैट अ रिस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन अगर हम दे देंगे ना वर्ड विद इन को, अगर वर्ड विद इन is given a restricted interpretation, no, it will defeat the purpose of the act, क्योंकि पर्पस था कि वुमेन मेंटेन हो पाए इवन आफ्टर डिवोर्स। तो अगर हम विद इन को ऐसे रीड कर लेंगे कि इद्दत तक ही वो मेंटेनेंस ले सकते हैं, उसके बाद नहीं, तो इट विल डिफीट द पर्पस ऑफ दैट। हेंस द कोर्ट सेड दैट द वर्ड विद इन शुड बी रेड एज ऑन एंड बिफोर। मतलब विद इन वर्ड को ऑन एंड बिफोर रीड करो, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि ऑन एंड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इद्दत हस्बैंड को सारी फैसिलिटीज अरेंज कर देनी है, सारी प्रोविजंस बना लेनी है कि वो वाइफ को इतना मेंटेनेंस दे पाए कि वो अपने लाइफ टाइम तक या फिर जब तक वो रीमैरिज नहीं करती है तब तक वो अपने आप को मेंटेन कर पाए। ओके, समझ रहे हो ना? विद इन को कैसे बोला कोर्ट ने? ऑन एंड बिफोर रीड करो, मतलब ऑन एंड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत हस्बैंड सारी प्रोविजन बना ले, है ना, कि वो कैसे मेंटेन करेगा, और ये सारी प्रोविजन सफिशिएंट होनी चाहिए टू मीट द नीड्स ऑफ द वाइफ अंटिल शी रीमैरिज। ठीक है, तो जैसे विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत ही हस्बैंड ये देख ले कि उसको रहने के लिए घर चाहिए होगा, तो मैं उसको कौन सा घर दूंगा, गाड़ियों में कौन सा गाड़ी दूंगा, ठीक है, तो ये सारी प्रोविजन है ना, मेंटेनेंस चाहिए होगा तो कितना लमसम दूंगा या कितने दूंगा कि वो रीमैरिज तक, जब तक दूसरी शादी नहीं हो जाती या फिर जब तक उनकी अगर दूसरी शादी उन्होंने नहीं की है तो जब तक वो रीमैरी नहीं करती तब तक उनके लिए सफिशिएंट हो, है ना। ऐसा करके वर्ड को ऑन एंड बिफोर रीड करके कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने एक तरीके से इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहोल्ड कर दी ना। सो कोर्ट गेव अ लिबरल इंटरप्रिटेशन टू द वर्ड विद इन so as to prevent the act from being rendered unconstitutional. ओके, अब देखो नेक्स्ट केस है शाहबाना बानो वर्सेस इमरान खान का। इसमें क्या है? इसमें सेक्शन 125 would be applicable to divorced Muslim women for the purpose of claiming maintenance from a husband even after the expiry of period of इद्दत। इद्दत खत्म भी हो पाया गया, हस्बैंड ने प्रोविजन नहीं किया 1986 में, तो फिर उसने शादी भी नहीं की है वुमेन ने, तो स्टिल शी कैन कम अंडर 125 एंड क्लेम मेंटेनेंस। इससे हमको एक बात भी समझ में आ पा रही है कि मुस्लिम वुमेन जो डिवोर्सीज नहीं है, मतलब जिनकी मैरिज एग्जिस्ट कर रही है और जिनको उनका हस्बैंड नहीं मेंटेन कर रहा है, तो since 125 is a secular provision, they can also have recourse to 125 and claim maintenance. Another issue was raised in Daniel Latifi case. Okay. अब दूसरा इशू क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ना, इसको भी देख लेते हैं। देखो अब इस इशू में क्या है ना, सेक्शन 5 है ना मुस्लिम वुमेन राइट टू प्रोटेक्शन एक्ट का, 1986 एक्ट का, वो ये बोलता है कि अगर मुस्लिम डिवोर्स वाइफ कैन हैव अ मेंटेनेंस प्रोसीडिंग अंडर 125, इसमें ये बोला है ना कि मुस्लिम हस्बैंड और वाइफ चाहे तो 125 में भी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करा सकते हैं, लेकिन कब करा सकते हैं? जब फर्स्ट हियरिंग की डेट पे वाइफ और फॉर्मर हस्बैंड
दोनों या तो जॉइंटली एक एप्लीकेशन दे दे फर्स्ट डेट पे, या फिर सेपरेटली, है ना, जॉइंटली दे दे दोनों, या फिर सेपरेटली एफिडेविट्स फाइल कर दे या डिक्लेरेशन फाइल कर दे कि उन्हें 125 से गवर्न होना है ना। तो फिर वहां मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि इसी एक्ट के अंदर चलने देना चाहिए या फिर 125 में इनिशिएट करनी चाहिए प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो देखो अब इससे क्या प्रॉब्लम हुई, अब इससे सब बोलने लग गया ना, स्पेशली मुस्लिम वुमेन बोलने लगी कि देखो अगर हिंदू वाइफ, क्रिश्चियन वाइफ, ज्यू वाइफ किसी को भी क्लेम करना होता है, उन्हें तो ऐसी एफिडेविट नहीं डालनी पड़ती ज्वाइंटली या सेपरेटली, वो तो डायरेक्टली क्लेम कर सकती हैं। फिर हमें क्यों ऐसे बोला जा रहा है, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 14, 15, है ना। तो फिर वही एलिज किया गया, इट वॉज एलिज दैट दिस प्रोविजन डिस्क्रिमिनेट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्वालिटी एंड रिलीजन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला, क्यों, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चाहे तुम्हारी प्रोसीडिंग्स सेक्शन 3(2) में चले 1986 एक्ट की, या फिर सेक्शन 125 में चले, फर्क क्या पड़ता है जब दोनों को सेम मजिस्ट्रेट ही ट्राई कर रहा है, दोनों को ही जेएमएफसी ट्राई करते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। दूसरी बात बोली कि मोर ओवर जो सेक्शन 3 है ना 1986 एक्ट का, वहां मैजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू पास एन ऑर्डर विद इन 1 month ऑफ द एप्लीकेशन, जबकि 125 में अच्छा खासा 1-2 साल लग जाता है। तो दोनों को सेम मैजिस्ट्रेट ट्राई कर रहे हैं और 1986 में टाइम भी कम लग रहा है, तो इज इन दिस अ पर्पस, सॉल्विंग द पर्पस, रिजॉल्विंग इट इन अ बेटर एंड स्पीडियर मैनर, एंड हेंस सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। अब आइए बात करते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ वुमेन, सॉरी द फोर्थ कैटेगरी ऑफ वुमेन, विच इज मेंटेनेंस टू वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप। सबसे पहले ये क्वेश्चन राइज करता है दैट व्हाट इज लिव इन रिलेशनशिप। देखो अगर जनरल लेमैन टर्म्स में बोले तो लिव इन रिलेशनशिप इज बेसिकली दैट रिलेशनशिप इन विच द कपल टेंड टू लिव, सारे फैशंस होते हैं, वो ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं जो एक मैरिड कपल करता, लेकिन द एक्चुअल सेरेमनीज ऑफ मैरिज हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड। अब देखो इसके लिए जो लैंडमार्क केस है दैट इज डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पच्चैमल। इसमें इशू रेज हुआ ना दैट वेदर अ वुमेन लिविंग इन लिव इन रिलेशनशिप क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। क्या लिव इन रिलेशनशिप वाली वुमेन मेंटेनेंस 125 में मांग सकती हैं या नहीं मांग सकती हैं। देखो लिव इन रिलेशनशिप, एक बात मैं आपको बता दूं, ये कहीं डिफाइंड नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप की डेफिनेशन नहीं दी गई है, बट जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है हमारा, डीवीए एक्ट है ना, वहां पर रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज को बताया गया है। तो कोर्ट ने भी इसमें यही बोला कि डी वेलुस्वामी के केस में कोर्ट ने बोला कि नॉट ऑल लिव इन रिलेशनशिप को मेंटेनेंस मिलेगी, बट जो लिव इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज के हो जाते हैं तो उन्हें मेंटेनेंस मिल सकती है। आइए देखते हैं व्हाट आर द कंडीशंस एंड क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग दैट वेदर अ रिलेशनशिप इज इन द रिलेशनशिप ऑफ मैरिज और नॉट। The first being that the couple must hold themselves out to the society as akin to spouses. So it is telling that the couple should represent to the society that they are husband and wife. Society उनको ऐसे acknowledge करनी चाहिए, ऐसे perceive करनी चाहिए जैसे कि ये दोनों husband and wife है। दूसरी चीज है लीगल एज के होने चाहिए, substantive laws को contravene नहीं करने चाहिए। That is, the bride and groom should be 18 and 21 respectively. Okay. Third चीज है they must be otherwise qualified. Otherwise qualified का मतलब है कि अपने पर्सनल लॉज के अंदर वो
जो एसेंशियल कंडीशंस होते हैं उनको कॉन्ट्रीव्यूट नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हिंदू पर्सनल लॉ में इट शुड नॉट बी अ बाइगैमस सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, है ना, या फिर वो सपिंदा नहीं होने चाहिए, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में नहीं होने चाहिए, है ना, और दे मस्ट हैव वॉलेंटरली कोहैबिटेड फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर कोई 1 दिन या 2 दिन साथ में रह रहा है, दैट इज नॉट अ लिव इन रिलेशनशिप, बिकॉज रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए वॉलेंटरली कोहैबिट करने चाहिए. ओके, अब देखो, इंदिरा शर्मा, it is not Sharma, it is Sarma, Indira Sharma versus VKV Sarma. The Honorable Supreme Court in 2013 held that for a live-in relationship to fall within the expression of relationship in the nature of marriage, guidelines needs to be observed. बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत सारी गाइडलाइंस आई. पहली ये है कि ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ कोहैबिटेशन कोर्ट चेक करेगा कि वो दोनों, है ना, कोहैबिट कर रहे थे कि नहीं फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. दूसरा है शेयर्ड हाउस होल्ड, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ होते हैं ना, वो एक घर शेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, तो वैसे ही इन लोगों एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते थे या नहीं रहते थे, वेदर दे वर पूलिंग देयर रिसोर्सेज एंड वेदर दे वाज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट और नॉट. पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है, कहीं भी हस्बैंड और वाइफ हो, आपस में मिलजुल के काम करते हैं ना, हस्बैंड की कुछ ड्यूटीज रहती है, वाइफ की कुछ ड्यूटीज रहती है. इफ बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, दे कंट्रीब्यूट, नो, तो फिर वो हो रहा है कि नहीं, डोमेस्टिक अरेंजमेंट है कि नहीं, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स उनके बीच में है कि नहीं, सोशलाइज करते हैं इन पब्लिक और नॉट, मतलब पब्लिक उनको परसीव कर रही है कि नहीं एज हस्बैंड एंड वाइफ. साथ ही साथ इंटेंशन भी होनी चाहिए रहने की साथ में, और कंडक्ट भी होना चाहिए. सो ये सारी गाइडलाइंस हैं, बट दीज गाइडलाइंस, रिमेंबर, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव. ठीक है, दीज आर ओनली इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव. सो अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल्सो कोर्ट कैन कंसिडर वेरियस अदर फैक्टर्स, है ना. फिर से कोर्ट ने इसमें यही बोल दिया कि नॉट ऑल लिव इन रिलेशनशिप कैन गेट बेनिफिट ऑफ मेंटेनेंस, ओनली रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज. अब देखो क्या है, पहले ना रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज को मेंटेनेंस 125 में भी मिल सकता था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस दे कुड गेट. ओके, नाउ आई टेल यू फैक्ट्स ऑफ इंदिरा शर्मा केस, ताकि आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस केस की. ठीक है, तो देखो क्या होता है ना, ये समझ लो, जस्ट 1 मिनट, ये हस्बैंड है, ओके, ही इज ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ, और उससे इनके 2 बच्चे हैं, है ना. बट व्हाट हैपेंड, द हस्बैंड स्टार्ट्स अ बिजनेस विद अनदर वुमन W1, है ना. तो फिर क्या होता है, ड्यूरिंग बिजनेस ही डेवलप्स वेरी पर्सनल अफेक्शन फॉर दिस वुमेन, और ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर देते हैं. उसके बाद इस वुमेन अबॉर्शन कराती है 4 टाइम्स. एक्स को पता, और इसको पता भी है कि ऑलरेडी शादीशुदा है. ओके, W1 इज अवेयर दैट H इज ऑलरेडी मैरिड एंड इज हैविंग अ सन एंड अ डॉटर. ओके, सो बाद में व्हाट शी इज कंटेंडिंग दैट शी हैज बीन सब्जेक्ट टू डोमेस्टिक अब्यूज, है ना, इसको डोमेस्टिक अब्यूज हुआ है, इमोशनल अब्यूज इज देयर, इकोनॉमिकल, फिजिकल, मेंटल अब्यूज इज देयर, and hence she wants maintenance. So for maintenance, what she has to prove, that her relationship with H was a relationship in nature of marriage. So court said that तभी आपको maintenance मिलेगा, prove that your relationship is in the relationship of nature of marriage. तो देखो यहाँ पे W ऑलरेडी अवेयर थी कि नहीं, इसकी शादी हो चुकी है, H की शादी हो चुकी है W से, she was already aware. मैंने क्या बताया, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज के गाइडलाइंस में ये भी बताया था कि देखो वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करनी चाहिए किसी अदर कंडीशंस को. तो ये बाइगैमस नेचर ऑफ रिलेशनशिप था एक तरीके से, है ना. तो ये रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं बोल सकते हैं, सिंस वुमेन वाज ऑलरेडी अवेयर ऑफ द मैरिज ऑफ हस्बैंड. ओके, तो यहां पर शी वाज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर
either DVA or section 125. अब देखो, next in 2018, it will be 2018. So this another judgment of Reshma Begum versus State of Maharashtra came, in which it was said that women of live-in relationship cannot take benefit under DVA. Why? Because already उसको section 125 में मिल रहा है ना maintenance. तो दोनों जगह क्यों? सेक्शन 125 में हम उसको ऑलरेडी वाइफ मान ले रहे हैं अगर रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है तो, है ना? तो शी इज प्रिज्यूम्ड अ वाइफ और हम उसको मेंटेनेंस दे रहे हैं. सो अंडर डीवीए शी विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस. अब आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग वंस. मान लो ये एक लेडी का रेप होता है एंड शी गिव बर्थ टू द चाइल्ड, तो कैन शी क्लेम मेंटेनेंस? देखो, अंडर रेप लॉ शी विल गेट कॉम्पनसेशन, द रेप्ड वुमेन विल गेट कॉम्पनसेशन एंड एक्सपेंसेस फॉर रिहेबिलिटेशन, बट द रेप वुमेन इज नॉट अ वाइफ, है ना? तो शी विल नॉट क्लियर मेंटेनेंस अंडर 125, बट द child to whom she gave birth will be considered as an illegitimate child of that person, और illegitimate child को maintenance मिलता है under 125. Next thing is that a couple has one night stand and a child is born. तो क्या ये मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है वाइफ? देखो, वन नाइट स्टैंड होने से वो वाइफ नहीं बन जाती है ना? तो शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस, बट ऑब्वियसली एज आई हैव टोल्ड यू द चाइल्ड विल बी एन इलेजिटिमेट चाइल्ड एंड द चाइल्ड कैन क्लेम मेंटेनेंस. अब देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर डिवोर्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ डब्ल्यू स्टार्ट्स लिविंग इन लिव इन रिलेशनशिप, सो कैन शी क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड? डब्लू अब दूसरे बंदे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी है ना, एक्स के साथ. तो अगर ये इनका रिलेशनशिप अगर रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज होगा, ओके, नेचर ऑफ मैरिज होगा, तो एक्स को प्रिज्यूम कर लिया जाएगा ना कि वो डब्लू का हस्बैंड है. अ प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज विल अराइज. तो अगर एक्स को प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो उसका हस्बैंड है, तो नाउ एक्स विल हैव टू गिव मेंटेनेंस एंड नॉट एच. ठीक है. अब देखो आगे चलते हैं और ये देखो हस्बैंड एंड वाइफ गॉट मैरिड. अब यहाँ पे एच फॉल्स इन लव विथ अनदर वुमेन W1 और इसको 10K देने लगता है मेंटेनेंस, है ना, 10K मेंटेनेंस प्रोवाइड करने लगता है. लेकिन एक साल के बाद वो रुक जाता है, तो क्या ये W1 मेंटेनेंस मांग सकती है अंडर सेक्शन 125? देखो, W1 इज नॉट द वाइफ और W1 इज नॉट लिविंग इन, ना ही ये वाइफ है और ना ही ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है. सो शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एच इज ऑलरेडी मैरिड, है ना, मान लो ये ऑलरेडी शादीशुदा है, एंड फॉल्स इन लव विथ अनदर वुमेन एक्स, और दोनों ने यहाँ पे शादी कर ली. पिछले वाले केस में उसने शादी नहीं की थी, यहाँ पे दोनों ने शादी कर ली. तो अब एक्स मेंटेनेंस क्लेम कर सकती कि नहीं? जनरल रूल हमने क्या पढ़ा था कि बाइगैमस मैरिज है, वॉइड मैरिज है, नहीं कर सकती है अकॉर्डिंग टू सोमा भाई भाटियाज केस. लेकिन बादशाह वर्सेस बादशाह सेज कि अगर जो सेकंड वाइफ है दैट इज एक्स, इफ शी वाज अनअवेयर, मतलब हस्बैंड ने ड्यूप किया इसको और शी इज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ द फर्स्ट मैरिज, तो शी कैन क्लेम मेंटेनेंस. ठीक है. तो आप देखोगे कि फैक्ट्स एग्जैक्टली क्या है. यहाँ पे प्रॉपर फैक्ट्स नहीं दिए गए, यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि हस्बैंड उससे फ्रॉड कर रहा था या नहीं कर रहा था, है ना. अकॉर्डिंगली फैक्ट्स पे अकॉर्डिंग आप डिस्कस करोगे. ठीक है. अब आइए नेक्स्ट देखते हैं. अब देखो, वाइफ किन केसेस में इज नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस. सो दीज आर सम केसेस विच आई हैव लिस्टेड हियर, जो जिनमें वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस. सो इफ द वाइफ इज लिविंग इन अडल्ट्री, ये पहला है, लिविंग इन अडल्ट्री. ओके. दूसरा है वाइफ लिविंग सेपरेटली विदाउट जस्ट कॉज, वो दूर रह रही है अपने हस्बैंड से और कोई सफिशिएंट कॉज भी नहीं है, तो क्यों मेंटेन करेगा? फिर थर्ड है जब वाइफ सेपरेटली रह रही है लेकिन उसके और हस्बैंड के म्यूचुअल कंसेंट से. अब ये दोनों तीनों जो ग्राउंड्स हैं सेक्शन 125 में आते हैं. कुछ अदर ग्राउंड्स भी हैं जो कि सेक्शन 127 में आते हैं. आइए उन ग्राउंड्स को देखते हैं. द फोर्थ ग्राउंड व्हेन द वाइफ रीमैरिज, तो अगर उसने दूसरी शादी कर ली है तो भी शी इज नॉट एंटाइटल्ड ना कि मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ अ रीमैरिज. नेक्स्ट इज
कि पेमेंट ऑफ सम अमाउंट अंडर पर्सनल और कस्टमरी लॉ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127(3)(c) ये बोला गया है कि अगर वाइफ को डिवोर्स के वक्त ही उनके पर्सनल या कस्टमरी लॉ के अंदर कोई अमाउंट स्टेटेड है कि मिलना चाहिए और अगर हस्बैंड ने वो अमाउंट दे दिया है, देन शी इज नॉट इंटाइटल्ड फर्दर टू क्लेम मेंटेनेंस। ठीक है। फिर 6 में है वाइफ के अंदर खुद भी ईगो है, शी हैज वेव्ड हर राइट टू मेंटेनेंस कि मुझे तुमसे नहीं चाहिए मेंटेनेंस, है ना, तो भी शी इज नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। 7th इज जब सिविल कोर्ट ने ऑलरेडी मेंटेनेंस ऑर्डर कर लिया है तो इधर मेंटेनेंस का अमाउंट एडजस्ट कर लिया जाएगा, है ना। तो ये 7 कंडीशंस हैं इन विच वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। अब आओ इन चीज ग्राउंड्स को समझते हैं। द फर्स्ट बीइंग लिविंग इन अडल्ट्री। तो देखो यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि लिविंग लिखा है, तो सिंगल एक्ट ऑफ अडल्ट्री नहीं सफिशिएंट है, समझ रहे हो ना। एक सिंगल एक्ट आपने अडल्ट्री का किया है तो ऐसा नहीं है कि 125 में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। वाइफ ने अडल्ट्री की है तो ऐसा नहीं है, एक सिंगल टाइम की है तो जरूरी नहीं है कि नहीं मिलेगा। लिविंग का मतलब होता है कि देयर शुड बी ए कॉन्टिन्यूअस अडल्ट्रस रिलेशनशिप फॉर अ रीजनेबल टाइम, तभी उसको माना जाएगा दैट शी इज लिविंग इन अडल्ट्री एंड शी विल बी रिफ्यूज्ड मेंटेनेंस। स्टेइंग विद अदर मैन इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि जिसके साथ वो अडल्ट्रस रिलेशनशिप में है, ठीक है, वो उसके साथ वो हमेशा रहनी भी चाहिए, है ना, दिस इज नॉट नेसेसरी। mere फ्रेंडशिप विल नॉट अमाउंट टू अडल्ट्री, ये भी देख लेना, है ना। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है कि वाइफ अडल्ट्री में स्टे कर रही है। ऑब्वियसली वाइफ खुद तो नहीं प्रूफ करेगी ना कि मैं अडल्ट्रस रिलेशनशिप में हूँ, बिकॉज वाइफ विल naturally she wants a maintenance, so husband has to prove the allegation of adulterous relationship on the part of the wife. Next thing being, can the ground of living in adultery be claimed only during the continuance of marriage? कि बस मैरिज जब तक उनकी चल रही है तभी तक अडल्ट्री वाला ग्राउंड ले सकते हो क्या? डिवोर्स के बाद अडल्ट्री में रहती भी है फिर भी शी इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, है ना, वैलिड क्वेश्चन। तो देखो इस पे ना अलग अलग हाई कोर्ट्स के देयर आर वेरिंग डाइवर्जेंट व्यूज। सो इन गोपी वर्सेस किशन द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हेल्ड दैट लिविंग इन अडल्ट्री ये बस क्लेम कर सकते हो ओनली ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ मैरिज एंड नॉट आफ्टर डिवोर्स। मतलब जब तक शादी चल रही है तब तक अगर वो अडल्ट्री में है वो ग्राउंड उठा लो और मेंटेनेंस ना दो। ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बोलता है कि डिवोर्स के बाद आप ये ग्राउंड नहीं क्लेम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी मैरिटल रिलेशनशिप ही खत्म होगी ना, वो आपकी वाइफ ही नहीं रही, तो फिर वो चाहे जो करे फिर भी मेंटेन करो। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का कहना था। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इन एम चिन्ना करुप्पा स्वामी वर्सेस कन्नीमोझी इन 2016, ओके, ये गोपी वर्सेस किशन 2002 का केस है। इसने 2016 में मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला कि अगर चलो आपकी मानते हैं आपका डिवोर्स हो गया, डिवोर्स के बाद अगर वाइफ इलिसिट रिलेशनशिप में रह रही है विद अनदर मैन, है ना, देन शी इज डिस्क्वालिफाइड फॉर क्लेमिंग मेंटेनेंस फ्रॉम अ फॉर्मर हस्बैंड एंड द डिक्री ऑब्टेन्ड बाय हस्बैंड for divorce on proving the adulterous life of wife cannot give a license to her to continue in illicit relationship. तो बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट ये बोल रहा है कि अगर मान लो तुम अपनी डिवोर्स के बाद एक इलिसिट रिलेशनशिप में हो विद अदर मैन, सो व्हाई शुड द फॉर्मर हस्बैंड मेंटेन यू? क्योंकि ऐसे क्या करेंगे, ऐसे आप प्रैक्टिकली सोचो ना क्या होगा। अगर शी इज गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस फ्रॉम अ फॉर्मर हस्बैंड, ऑब्वियसली शी वुड नॉट want to marry the second person, she will want only a illicit relationship, क्योंकि उसको पता है कि इसको बैठे बैठे इतने पैसे मिल रहे हैं, अगर उसने दूसरी शादी कर ली उस बंदे के साथ तो उसको ये पैसे आने बंद हो जाएंगे। तो सो टू डेटर दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, नो, तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये स्टैंड लिया कि अगर डिवोर्स भी हो एंड यू आर लिविंग इन इलिसिट रिलेशनशिप देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो कि हस्बैंड एंड वाइफ है, शादीशुदा है, हंसी खुशी रह रहे, विदाउट डिसॉल्विंग द मैरिज। अब डब्लू क्या करती है, हंसी खुशी रह रहे थे, डब्लू चीट करती है, एक्स के साथ रहने लग जाती है ना, वो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाती है, तो कैन शी क्लेम मेंटेनेंस? अभी भी वो अपने पहले वाले पति
देखो पहले वाला पति मतलब पति तो वो अभी भी है, एक्स के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या वो एच से मेंटेनेंस मांग सकती है? नहीं, बिकॉज शी विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी लिविंग इन अडल्ट्री एंड विल नॉट बी इंटाइटल। देखो ये लिव इन रिलेशनशिप में एक्स के साथ, जो कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, तो अगर रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि इसका हस्बैंड कौन है? एक्स है, ठीक है। तो इसीलिए अब वो एच से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। ओके, अब देखो नेक्स्ट है, वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट को भी इंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस लेने के लिए। तो अगर सेपरेटली रह रही है विथ म्यूचुअल कंसेंट, ओके, देन शी इज नॉट इंटाइटल टू क्लेम मेंटेनेंस। अब वाइफ लिविंग सेपरेटली विदाउट जस्ट कॉज, वाइफ के अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ आरसीआर पास हो गया है सेक्शन 9 ऑफ एचएमए में कि आइए अपने हस्बैंड को ज्वाइन कीजिए, कोहैबिट विथ योर हस्बैंड, बट स्टिल शी इज नॉट कमिंग बैक and she is claiming maintenance. So she will lose the right to claim maintenance on the ground of desertion, that she has deserted her husband, है ना, without just cause. तो अगर तुम छोड़ के जा रही हो अपने हस्बैंड को बिना किसी कॉज के, तो वो क्यों मेंटेन करे? बट लेकिन अगर मान लो फिर वाइफ या हस्बैंड डिवोर्स ले लेते हैं, है ना, डेजर्ट करके वो जा चुकी है, फिर वो डिवोर्स ले लेते हैं, तो अब चूंकि डिवोर्स हो चुका है तब मेंटेनेंस उसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ डेजर्शन, ठीक है। तो ये जो क्लॉज है बस एग्जिस्टिंग वाइफ को लगता है, क्योंकि डिवोर्स वाइफ तो अलग रह सकती है ना, डिवोर्स वाइफ तो अलग ही रहेंगी बिकॉज शी इज नो मोर अ वाइफ एंड स्टिल शी इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। अब देखो यहाँ पे लिखा हो राइट हैज बीन कन्फर्ड ऑन द वाइफ अंडर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 125 क्लॉज 3 CRPC to live separately and claim maintenance if the husband marries another woman or claims a mistress. अब 125(3) का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना, उसमें लिखा है कि अगर हस्बैंड जी ही मैरीज अनदर वुमेन, ओके, W1 से शादी कर लेता है, या शादी नहीं करता है, किसी मिस्ट्रेस को रखता है, पैरामर को रखता है, ओके, तो उस केस में नो, अगर ऐसी वो गलत हैबिट्स में रख रहा है तो दैट विल बी अ जस्ट एंड वैलिड ग्राउंड कि वाइफ दूसरी उसको छोड़कर चले जाए और अलग रह के भी मेंटेनेंस क्लेम करे। अब देखो नाउ वील अंडरस्टैंड द केस ऑफ, अब देखो मुस्लिम पर्सनल लॉ में इफ यू नो पॉलीगैमी अप टू 4 वाइफ्स इज अलाउड। सो व्हाट हैपेंड इन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। इन दिस व्हाट हैपेंड इज दैट हस्बैंड ऑलरेडी शादीशुदा था and then according to the personal laws 4 शादी अलाउड है, so he gets into a second marriage, है ना। उसकी फर्स्ट वाइफ उसको छोड़ के चली जाती है और मेंटेनेंस मांग रही है 125 में, है ना, मतलब छोड़ के जा रही है, डिवोर्स नहीं ले रही है, शी इज क्लेमिंग मेंटेनेंस अंडर 125. So basically the husband is saying that according to my personal laws I'm allowed to marry 4 wives. So I will not maintain her until and unless she comes back and lives in the same house. 125 क्लॉज 3 में भी मैंने आपको क्या बताया, 125 क्लॉज 3 में मैंने आपको बताया कि अगर हस्बैंड दूसरी बीवी को रखता है या फिर मिस्ट्रेस को रखता है तो ये जस्ट एंड वैलिड ग्राउंड होगा वाइफ के लिए कि वो अलग रहे। वाई, ऐसा क्यों दिया गया है? तो दो सेकेंड मैरिज इज अलाउड बाय योर पर्सनल लॉ, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट द वुमेन कैन गो एंड स्टे अवे फ्रॉम यू एंड क्लेम मेंटेनेंस। ऐसा क्यों? ऐसा है इसलिए बिकॉज नो वुमेन ऑफ डिग्निटी विल बी एबल टू टॉलरेट अनदर वुमेन, है ना, वो नहीं टॉलरेट कर पाएगी कि आप दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो, है ना, यू आर ब्रिंगिंग अ मिस्ट्रेस, यू आर ब्रिंगिंग अ सेकेंड वाइफ, दो इट इज अलाउड बाय पर्सनल लॉज, है ना। तो फिर दिस इज बिकॉज नो वुमेन ऑफ डिग्निटी विल बी एबल टू टॉलरेट इट, है ना। वेदर फर्क नहीं पड़ता है कि जो तुम दूसरी बंदी को ला रहे हो वेदर शी इज अ वैलिड मैरिज की वाइफ और वेदर शी इज अ मिस्ट्रेस, है ना, स्टिल इट विल कॉज हर मेंटल एगनी एंड क्रूएल्टी। सो यहाँ पे कोर्ट ने बोला इन दिस केस, कोर्ट ने क्या बोला
बेगम शाह बानो वर्सेस एम अब्दुल गफूर में कि हम आपको रोक नहीं रहे, आप चाहो 2 शादी और कर लो, 2 आपने कर ली है 2 और कर लो, है ना, बट हम वाइफ को फिर भी अलाउ करेंगे कि वो अलग रहे, मेंटेनेंस क्लेम करे बिकॉज ऑफ द मैट्रिमोनियल इंजरी विच शी इज सफरिंग। ठीक है, अब देखो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इन पेलाकुरु श्यामल्लम वर्सेस पेलाकुरु शंबैया हेल्ड दैट फर्स्ट वाइफ फिर भी अलग रह के मेंटेनेंस क्लेम कर सकती इवन व्हेन शी कंसेंटेड टू द रीमैरिज। ओके, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, whether the wife who has deserted her husband entitled to claim maintenance under 125। we have already told you कि अगर वाइफ डेजर्ट करके गई है ना, या फिर म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही है, या फिर living in adultery, she is not entitled to claim maintenance. So since she has deserted, she is not entitled to claim maintenance। लेकिन अगर मान लो डिवोर्स हो जाता है और फिर भी वो अलग रह रही है तो वापस वहाँ मेंटेनेंस ला सकती है बिकॉज द मैट्रिमोनियल स्टेटस हैज कम टू एन एंड। क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस कितना होगा? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्टेटस जो वाइफ एंजॉय कर रही थी एट द प्लेस ऑफ हर हस्बैंड, उसको उतना ही मेंटेनेंस मिलना चाहिए। अब कभी कभी हस्बैंड क्या है ना, वो बोल रहे हैं कि हम इंसॉल्वेंट हैं, हम प्रोफेशनल बेगर हैं, माइनर है, मॉन्क है, तो कोर्ट ने बोला कि तुम चाहे जो भी हो, since you have married the lady, so it is your social obligation, moral obligation, and also your legal obligation that you should and have to maintain her so long as you are able bodied। समझ रहे हो ना, एबल बॉडीड होने चाहिए आप, मतलब अगर आप एबल बॉडीड हो कि आपको कुछ हुआ नहीं है, नो फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज देयर, आप अर्न कर सकते हो, आप एजुकेटेड भी हो, आप अर्न कर सकते हो, मार्केट में जॉब्स भी है, फिर भी इफ यू आर स्टेइंग एट अ होम एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड यू आर क्लेमिंग दैट आई हैव नो जॉब नथिंग, स्टिल यू आर इंटाइटल्ड टू बाउंड टू मेंटेन योर वाइफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ समझो, जैसे मान लो वाइफ इज एन IAS ऑफिसर, या फिर वाइफ मान लो कि बहुत बड़ी मिनिस्टर है, इन दैट केस शी इज एबल टू मेंटेन हर सेल्फ, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली इट विल डिपेंड कि क्या स्टेटस वो एंजॉय कर रही थी, बट फेयरली मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ कि उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन वही मान लो वाइफ एक गवर्नमेंट टीचर है और अभी अभी उसने जॉब स्टार्ट करी है, शी इज ओनली अर्निंग सपोजिंगली 5000 पर मंथ, so in that 5000 she'll not be able to maintain herself, so though she is earning, still since she is unable to maintain herself, तो कोर्ट उसको sufficient amount of maintenance दे देगा। ठीक है, now let's come to another case। in the case of Abdul Munaf versus Salima, the wife is hale and healthy, हेल है, हेल्दी है, एजुकेटेड है ना, बट refuses to earn, फिर भी बोलती है कि मैं नहीं अर्न कर रही, आई वॉन्ट मेंटेनेंस फ्रॉम माई हस्बैंड, तो वो मेंटेनेंस मांग सकती कि नहीं मांग सकती? मांग सकती है, लेकिन जो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस होगा ना वो कोर्ट कम कर देगी, क्योंकि वो जानबूझकर रिफ्यूज कर रही है अर्न करने से, सो उसको फुल अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, द क्वांटम विल गेट रिड्यूस्ड। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन अवॉर्डिंग मेंटेनेंस द कोर्ट शुड सी दैट द रेट, मतलब वाइफ को जो मेंटेनेंस अवॉर्ड कर रहा है ना कोर्ट, इतनी मेंटेनेंस अवॉर्ड करो कि वाइफ टेम्प्ट ना हो जाए कि भाई मुझे कितनी अच्छी मेंटेनेंस मिल रही है, मैं हमेशा इससे अलग रहूं, या फिर डिवोर्स्ड हूं तो डिवोर्स्ड ही रहूं, दूसरी शादी ना करूं, क्योंकि फिर मेरे को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा ना इतना अच्छा। तो लालच पनपने नहीं दे सकता है कोर्ट, सो अकॉर्डिंगली रेट इतना जस्टिफाइड होना चाहिए कि दोनों पार्टीज को सूट करे, है ना कि किसी एक पार्टी को एक्सप्लॉइट करे और दूसरी पार्टी को बहुत ज्यादा अवॉर्ड करे। ओके, देखो अब सर्टन गाइडलाइंस रिगार्डिंग मेंटेनेंस हैज आल्सो बीन देयर इन रजनीश वर्सेस नेहा, द लिंक आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दिस इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट ऑन मेंटेनेंस, आप देखना चाहो तो यू कैन चेक आउट। देखो अब इसमें क्या बोला कोर्ट ने, इसमें कोर्ट ने बोला द अवॉर्ड ऑफ मेंटेनेंस शुड बी रीजनेबल और रियलिस्टिक होना चाहिए, है ना,
इतना भी मत करो कि वो एक्स्ट्रावेगेंट हो जाए और अनबेरेबल हो जाए दूसरे स्पाउस के लिए, और इतना भी मीगर स्मॉल नहीं होना चाहिए कि वाइफ को प्रेजुडिस कॉज हो जाए। ओके